मैं मंजुला राय, राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में आज मैं आपको पर्यवेक्षण तंत्र की भूमिका क्या होती है विद्यालय प्रबंधन में उसके बारे में बताऊंगी। पर्यवेक्षण तंत्र जो होता है, जिसमें पर्यवेक्षण का अर्थ होता है, जो पर्यवेक्षण है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द से लिया गया है, अंग्रेजी भाषा के सुपरविजन शब्द से लिया गया है, जो दो शब्दों से बना है, सुपर और विजन। सुपर का अर्थ होता है अलौकिक, अद्भुत या दिव्य, और विजन का अर्थ होता है दृष्टि। यानी कि ये दृष्टि जो होती है वो सूक्ष्म भी हो सकती है और दिव्य भी हो सकती है। तो पर्यवेक्षण का सामान्य अर्थ हुआ कि चतुर्दिक दृष्टि, यानी ऊपर नीचे अगल बगल चारों तरफ दृष्टि रखने वाले को हम पर्यवेक्षण कहते हैं। अब लेकिन विद्यालय स्तर पर पर्यवेक्षण के अंतर्गत आता है कि जो पर्यवेक्षण होता है वह विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिक्षक दोनों की जो दोष होते हैं उसको वो सार्वजनिक न करके उनमें जो योग्यता होती है उसको समझकर और विद्यालय हित में उनका उपयोग करें। इसके साथ साथ वह एक सहयोगी के रूप में उनको सहयोग करता है और उनके प्रधानाध्यापक और जो अध्यापक होते हैं उनके विकास में, उनके संवर्धन में उनका सहयोग करता है। पर्यवेक्षण का ये मुख्य कार्य होता है। अब आते हैं कि पर्यवेक्षण तंत्र के अंतर्गत हमारे विद्यालय स्तर पर जो पर्यवेक्षण तंत्र है इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। इसी जो पर्यवेक्षण होता है वह शिक्षक और छात्र के बीच में जो पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं उसके बीच में एक वह कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसी की आवश्यकता के लिए हमें प्राथमिक स्तर पर और उच्च प्राथमिक स्तर पर हमें एक पर्यवेक्षक तंत्र की आवश्यकता पड़ी। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए न्याय पंचायत स्तर पर NPRC यानी कि न्याय पंचायत संसाधन केंद्र का स्थापना की गई और ब्लॉक स्तर पर BRC यानी ब्लॉक संसाधन केंद्र की स्थापना की गई। और ब्लॉक संसाधन केंद्र में हम एक समन्वयक और 2 उप समन्वयक की नियुक्ति की जाती है, और जो न्याय पंचायत संसाधन केंद्र होता है यानी NPRC होता है वहाँ एक समन्वयक या प्रशिक्षक की नियुक्ति की जाती है। और इनसे ये अपेक्षा की जाती है कि यह शिक्षकों को विद्यालय स्तर पर एक समर्थन और इनके मार्गदर्शन के लिए जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनका ये लोग समय समय पर आयोजन करेंगे। अब आता है कि NPRC और BRC का कार्य क्या होता है, कैसे ये अपने कार्य को क्रियान्वित करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं ये लोग कि सबसे पहला काम इनका होता है विद्यालय भ्रमण और उनको शैक्षिक अनुसमर्थन देना। यानी विद्यालय भवन के अंतर्गत वो विद्यालय में जितने भी बालकों और शिक्षकों संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करना, और आवश्यकता पड़े तो पाठ प्रस्तुतिकरण करना भी इनका दायित्व होता है। उसके बाद दूसरे स्थान पर ये क्या करते हैं, ये प्रशिक्षण का आयोजन करते हैं। प्रशिक्षण किसको करते हैं, ये सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण है या पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण है, या इनको जो प्रधान शिक्षा समिति का प्रशिक्षण है, या उसमें जैसे बाल शिक्षा केंद्र के जो कर्मी होते हैं उन सभी को प्रशिक्षण का आयोजन ये BRC NPRC मिलकर करते हैं, जिसकी वजह से प्रशिक्षण देने से उनकी जो गुणवत्ता है उसमें विकास होता है। वो अपने कार्यों को कर्तव्य निष्ठा से वो करते हैं। तीसरे स्थान पर इनका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कार्यशालाओं का आयोजन करना। BRC NPRC का काम है कार्यशालाओं के अंतर्गत ये शिक्षक सहायक सामग्री के निर्माण में और जो विषयवार जो कठिनाई स्तर होता है उसकी खोज करना और शिक्षा को किस तरह हम प्रभावी बना सकते हैं, ये सारा कार्य हम कार्यशालाओं में किया करते हैं। उसके साथ साथ ये जो BRC NPRC होते हैं ये विद्यालयों में प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। उन जैसे ये कुछ प्रतियोगिताएं बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, कुछ प्रतियोगिताएं शिक्षक के लिए। छात्रों के लिए जैसे कहानी कथन प्रतियोगिता हो गई, कविता पाठ प्रतियोगिता हुई, अभिनय प्रतियोगिता हो गई, खिलौने बनाने की प्रतियोगिता, विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए करते हैं। और शिक्षकों के लिए भी कुछ प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, जैसे कि आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण की प्रतियोगिता हो गई, या शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण, उनका प्रयोग करना, या आकर्षक विद्यालय के विकास के लिए क्या योजनाएं बना सकते हैं। ये सारी जो प्रतियोगिताएं हैं शिक्षक के संवर्धन और विकास के लिए की जाती हैं। उसके बाद इनका एक और कार्य होता है कि बैठकों का आयोजन करना या संगोष्ठी का आयोजन करना, जिसके अंतर्गत वह छात्रों NPRC और
और बीआरसी में जो इनकी बैठकों का आयोजन करते हैं, उनका उद्देश्य होता है कि वह विद्यालय और छात्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और जो निर्देशन देना हो उनको इसके तहत दें। एनपीआरसी, बीआरसी और डाइट की बैठकों का ये आयोजन भी करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया कि एनपीआरसी और बीआरसी का गठन कैसे किया गया और इनका क्या कार्य होता है। अब आता है खंड शिक्षा अधिकारी। खंड शिक्षा अधिकारी का जो कार्य होता है वो क्या होता है कि खंड शिक्षा अधिकारी की जो नियुक्ति होती है, जैसे जिला में जिला शिक्षक अधिकारी का जो कार्य होता है वही विकास स्तर, तहसील या विकास स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी का कार्य होता है। यह एक बेसिक शिक्षा के लिए एक धुरी का, तहसील स्तर पर एक धुरी का काम करता है खंड शिक्षा अधिकारी। वस्तुतः शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के उद्देश्य लक्ष्यों को प्राप्त करना, सार्वभौमी नामांकन, धारण या संप्राप्ति के उत्तरदायित्व किसका होता है? खंड शिक्षा अधिकारी का होता है। तो खंड शिक्षा अधिकारी एनपीआरसी, बीआरसी और विद्यालय और डाइट से समन्वय स्थापित करते हुए कुछ कार्य करता है। उसमें सबसे पहला कार्य उसका ये होता है कि वो शिक्षक की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को बीआरसी एनपीआरसी तक पहुंचाना पहला काम। उसका दूसरा काम होता है कि वो जो शिक्षक होते हैं, उनके परिश्रमी शिक्षक हैं या कुशल शिक्षक हैं, उनकी सूचना इकट्ठा करना और उस सूचना को एनपीआरसी, बीआरसी तक पहुंचाना और आवश्यकता पड़ने पर उन शिक्षकों की योग्यता और क्षमताओं का उपयोग एक संदर्भ व्यक्ति के रूप में करना इनका काम होता है। तीसरा इनका सबसे महत्वपूर्ण काम है कि ये विद्यालय के जब भवन विकास खंड शिक्षा अधिकारी जाते हैं उस समय ये बीआरसी एनपीआरसी के जो समन्वयक होते हैं उसमें उनको भी अपने साथ ले जाना, संलग्न करना तथा उनके आवश्यकता पड़ने पर उनसे पाठ प्रस्तुतिकरण कराना और विद्यालय संबंधी जो समस्याएं हैं इनके द्वारा उनका निराकरण करना और मार्गदर्शन देना इनका खंड शिक्षा अधिकारी का काम होता है। और मासिक बैठकों में इनका एक और बहुत महत्वपूर्ण काम है कि जो एनपीआरसी बीआरसी की बैठक होती है उसमें सहभागिता देना, सहभागिता के साथ साथ उनके ऊपर जो जितने प्रकार का उनको वो है क्या कहते हैं जो शैक्षिक शिक्षण अधिगम स्तर का जो मूल्यांकन है उसका विकास करना, उसको प्रभावी बनाने के लिए दिशा निर्देशन देना किसका काम होता है? खंड शिक्षा अधिकारी का। इसके बाद आता है डाइट मेंटर। डाइट मेंटर के अंतर्गत है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत शिक्षा के सार्वभौमिकरण और निरक्षरता उन्मूलन पर विशेष बल दिया गया। जिसके साथ साथ उसमें भारत सरकार ने क्या किया कि भारत सरकार की पहल और सहयोग से प्रत्येक जनपद पर डाइट की स्थापना की गई। और डाइट की स्थापना का उद्देश्य क्या था? डाइट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, विद्यालय में ठहराव को सुनिश्चित करवाना, उसके साथ साथ शिक्षा के उन्नयन के लिए विभिन्न कार्य करना, शिक्षा के लिए उन्नयन करना। और उसके बाद चौथा इसका काम होता है शिक्षक शिक्षा के लिए समुन्नत कार्य करना। फिर उसके साथ स्थानीय स्तर यानी जनपद स्तर पे जो स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को पहचानना, उनके समाधान के लिए क्रियात्मक शोध करना, उसके लिए अध्ययन करना, उस पर कार्यरत जो इकाइयाँ होती हैं उनको सहयोग देना और मार्गदर्शन करना भी डाइट का काम है। डाइट जो होती है वो राज्य स्तर से लेकर ग्राम तक, गांव के विद्यालयों तक जो होती है उसमें वो कड़ी का काम करती है कि सूचनाओं को पहुंचाने में और उसकी गतिविधियों को प्रभावित करने में एक कड़ी का काम करता है डाइट। इस तरह जो डाइट जो है वो एक केंद्रीय अकादमिक संस्था है जो जनपद स्तर पर कार्य करती है। अब आता है जो डाइट मेंटर। जो डाइट संकाय के सदस्य होते हैं उनको हम डाइट मेंटर भी कहते हैं और डाइट सदस्य भी कहते हैं। इनको क्या होता है, प्रत्येक जो डाइट के जो मेंटर होते हैं उनको एक एक विकास खंड आवंटित हो जाता है। फिर ये जाते हैं उस विकास खंड का दौरा करते हैं, दौरा करके अपने विद्यालय जिस विकास खंड में जिस मेंटर का विद्यालय आता है उस विद्यालय का भ्रमण करते हैं और वहाँ पर जो
समस्याएं आती हैं उनको समाधान करते हैं, उस विद्यालय के विकास के लिए ये सुझाव देते हैं। उस समय सुझाव देते समय ये डायट मंडल क्या क्या कार्य करता है? सबसे पहला कार्य इसका क्या होता है? कक्ष में वो कभी कभी जाते हैं तो वहाँ पर स्वयं सीधे पढ़ाकर जो समस्या होती है उसका समाधान करते हैं। दूसरा, वो स्थानीय स्तर पर जो सहायक सामग्री उपलब्ध हो सकती है और जो वहाँ की जो किट होती है उनका उपयोग एक आदर्श पाठ्य योजना में करवाते हैं। उसके साथ साथ जो विद्यालय में खेल गतिविधियाँ होती हैं और शिक्षक सहायक सामग्री सुनिश्चित करते हैं। इसके साथ साथ वह विद्यालय का जो प्रांगण होता है, कक्ष व्यवस्था है, शौचालय को प्रयोग करने की प्रवृत्ति है या बालकों की स्वास्थ्य संबंधी जो भी चर्चा, उन सब के बारे में वो अध्यापकों से चर्चा करते हैं, उनकी योजना बनाते हैं, उसके लिए क्रियान्वित करते हैं कि कैसे हम इसको सुधार सकते हैं। इसके साथ साथ समुदाय को विद्यालय की ओर आकर्षित करने के लिए योजना बनाते हैं, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। अपवंचित वर्ग है या जो बच्चे ड्रॉप आउट करके शिक्षा छोड़ चुके हैं, इन सब के लिए नामांकन की व्यवस्था ये डायट के जो मेंटर होते हैं इनकी जिम्मेदारी होती है। अब आता है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला समन्वयक। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो जिला का एक सबसे प्रमुख अधिकारी होता है और जिसका सबसे प्रमुख कार्य होता है कि वह जिले के जो विभिन्न विद्यालयों का समय समय पर जाकर निरीक्षण करे और उसके विकास के लिए उनको आदेश दे, उनको सुझाव दे उस विद्यालय के विकास के लिए। और जिला की शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यों की जांच की जाती है। अब आता है कि जिला समन्वय सर्व शिक्षा जनपद स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित कार्यों को संचालित करने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ जिला समन्वयक पद का सृजन किया गया, जो 5 प्रकार के ये पद सृजित किए थे। क्यों किया गया था इनका सृजन? सर्व शिक्षा अभियान के कार्यों को संचालित करने के लिए किया गया था। तो जिसके अंतर्गत सबसे पहले जो ये कार्य सृजित किया गया, ये सभी अपने अपने क्षेत्र में सबसे समन्वय स्थापित करके अपने अपने दायित्वों का ये समन्वयक जो है निर्वहन करते हैं। इसमें जिला समन्वयक जो है, पहले जो जिला समन्वयक है जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण कार्य आता है, इन जिला समन्वयक में प्रशिक्षण कार्य से तात्पर्य है कि ये जो होते हैं ये बीआरसी के समन्वयक, एनपीआरसी के समन्वयक और जो जिला प्रशिक्षण संस्थाओं से समन्वय स्थापित करके शैक्षिक गुणवत्ता को बनाने के लिए ये क्या करते हैं? एनपीआरसी और बीआरसी से एक विद्यालय को अंगीकृत यानी अडॉप्ट करवाते हैं। फिर उस विद्यालय को एक आदर्श विद्यालय के रूप में निर्माण करते हैं, वहाँ पर शिक्षण कार्यों का प्रदर्शन किया जाता है। ये कार्य होता है किसका? जिला समन्वयक प्रशिक्षण का। फिर आता है जिला समन्वयक बालिका शिक्षा। बालिका शिक्षा जो जिला समन्वयक होता है, जो बालिका शिक्षा के लिए विकास के कार्यों को बढ़ावा देता है कि बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, बालिका शिक्षा में आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए इन समन्वयक का काम होता है, जो बालिका शिक्षा के प्रति विशेष बल देते हैं। फिर होता है जिला समेकित शिक्षा। समेकित शिक्षा से तात्पर्य है कि शिक्षा की मूल धारा में सबको समाहित करना, समावेशित करना, सभी को जो मूलभूत जो राइट टू एजुकेशन वाला जो हमारा है उसमें सबको मूल धारा में जोड़ने के लिए, चाहे वो अपवंचित वर्ग का बालक हो, चाहे वो विशिष्ट बालक हो, चाहे किसी भी मानसिक स्तर का किसी कारण वो अगर शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाया तो उसकी समस्याओं को जानकर उनको उस स्तर की शिक्षा देकर उनको शिक्षा की मूल धारा में जोड़ना ही समेकित शिक्षा कहलाती है, जो जिला स्तर पर जिला समन्वयक की जिम्मेदारी दी गई है सर्व शिक्षा के अंतर्गत। फिर आता है जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता। सामुदायिक सहभागिता से है कि शिक्षा विद्यालय शिक्षा को समुदाय से जोड़ने के लिए हम ग्राम शिक्षा समिति है, शिक्षक अभिभावक संघ है या
मात्र शिक्षक संघ है, विभिन्न संघों को विद्यालय से जोड़ने में उनको भी शिक्षा के विद्यालय शिक्षा में सहभागिता सुनिश्चित करने का काम भी विभिन्न योजनाओं द्वारा जिला समन्वयक का काम जिम्मेदारी है। उसके बाद जिला समन्वयक निर्माण। जिला समन्वयक का जो निर्माण है, विद्यालय स्तर पर जो जिला समन्वयक जो का निर्माण करते हैं, जैसे विद्यालय के निर्माण में जो नियोजन करना से लेकर क्रियान्वयन तक का मुख्य भूमिका किसकी होती है? जिला समन्वयक की होती है। अतः हम कह सकते हैं कि पर्यवेक्षण तंत्र के अंतर्गत एनपीआरसी, बीआरसी, खंड शिक्षा, डायरेक्टमेंट, बेसिक शिक्षा, जिला समन्वयक, ये सभी अपने अपने क्षेत्र में कार्यों के उत्तरदायित्वों का वहन करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो ये बेटा हमारा पर्यवेक्षण तंत्र यहाँ पर पूरा होता है।